वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द स्टार्ट टुडे पॉडकास्ट। आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है श्रेया, जो कि कंटेंट राइटर है, एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप गाय है। हेलो श्रेया। हाय पार्थ। हाउ आर यू? आई एम गुड। मुझे बुलाने के लिए थैंक यू। या थैंक्स फॉर कमिंग हियर। सो श्रेया, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कुछ हमारे ऑडियंस को। तो मैं कंटेंट राइटर हूँ, मेनली फ्रीलांस कंटेंट राइटर। साथ साथ मैं एक स्टूडेंट हूँ ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में। मैं इंग्लिश और फिलोसफी पढ़ रही हूँ और मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की 2 साल पहले। जब मैं लिंक्डइन पर मैंने मेरा पोस्ट डाला था, पहला पोस्ट, जिसमें मैंने शेयर किया था कि मैं लिंक्डइन के सीईओ से मिली थी, सीईओ जेफ वेनर से मिली थी, और वो पोस्ट वायरल हो गई थी। तो उससे मुझे बहुत सारे मतलब बहुत सारे मैसेजेस मिले, बहुत सारे क्लाइंट्स मिले, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि लिंक्डइन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैंने लिंक्डइन पे और थोड़ा ध्यान दिया और कंटेंट लिखा, और अभी 2 साल बाद मैं बहुत खुश हूँ डिसीजन से। तो हाँ, मैं फ्रीलांसर हूँ। वाह, सो अमेजिंग यार। सो क्या आप बता सकते हैं कि आपको लिंक्डइन के सीईओ से मिलने का मौका कैसे मिला? तो हमारे कॉलेज में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने बहुत सारे राइटर्स को मिली हुई हूँ, बहुत सारे दूसरे कंपनीज के सीईओज को मिली हुई हूँ, और आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर को भी मिली थी मैं कॉलेज में। तो ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो वैसे ही एक इवेंट पे मैं लिंक्डइन के सीईओ को भी मिली थी। वाओ, दैट्स कूल, वेरी नाइस। सो श्रेया, हमारे ऑडियंस को आपने जो भी कुछ स्टार्टअप स्टार्ट किए थे, आपको फंडिंग भी मिली है, तो उसके बारे में कुछ बताइए, जैसे कि डोजी हो गया या फिर होमलिंक। हाँ, तो होमलिंक तो एक कंपटीशन पे हम स्टूडेंट्स ने मिलके एक सोल्यूशन बनाया था। तो होमलिंक बेसिकली आयरलैंड में जो होमलेसनेस है उसको बैटल करने के लिए एक सोल्यूशन था, और वो हमने एक हैकाथॉन में किया था। हमारे कॉलेज में हैकाथॉन था, तो तभी हमने वो आइडिया क्रिएट किया था। और डूजी मेरा स्टार्टअप है। डूजी मैंने अभी जनवरी में ही मैंने आइडिएट किया, और फंडिंग मुझे अराउंड मार्च में मिली। तो डूजी मतलब एक ऐसा सोल्यूशन है जो फ्रीलांसर्स को काम करने देता है अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत इजी तरीके से, क्योंकि फिलहाल फ्रीलांसर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है। मतलब जैसे कि अलग अलग ऐप्स हो गए, अलग वेबसाइट्स हो गए, अलग प्लेटफॉर्म्स हो गए, और हर एक का अलग अलग फीस रहता है। तो उस सबको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने डूजी को सोचा था। और ये साल मैं बहुत सारे कॉलेज इवेंट्स और कॉम्पिटिशन्स में मैंने डूजी को पिच किया था, और उनमें से एक में मुझे फंडिंग मिली। और हाँ, तो वही डूजी। सो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर इट। थैंक यू। सो डूजी आपका जो स्टार्टअप है वो दूसरों को कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, वो उनको हेल्प कैसे करता है? तो डूजी मतलब एक वेब प्लेटफॉर्म के तरीके से बनेगा। अभी तो फिर भी हम थोड़े मतलब आइडिएशन स्टेज पर है, टीम बिल्डिंग स्टेज पर है, बट इवेंचुअली डूजी एक ऐसा सोल्यूशन होगा जिसपे सब फ्रीलांसर्स और उनके क्लाइंट्स इजीली काम कर पाएंगे, और होपफुली मतलब उनको और कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म या दूसरे एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उनका काम बहुत इजी हो जाएगा, और वो बहुत सारा टाइम सेव कर पाएंगे, जो एक्चुअली फ्रीलांसर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। So wise, we are waiting for it. So श्रेया, जैसे कि आपने बताया कि आपको फंडिंग भी मिली है, तो आपको कितनी फंडिंग मिली थी और आपने फंडिंग उठाई कैसे? कि मोस्ट ऑफली बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग तो मिलती नहीं है इजीली। तो ये हमारे कॉलेज में कंपटीशन था, और अगेन मतलब हमारे कॉलेज में बहुत सारी चीजें होती रहती है, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज होते रहते हैं कि बस अगर मतलब हम कोशिश करते रहे तो बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। ऑफ कोर्स मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत मतलब अगर डेडिकेशन हो तो एक्चुअली चीजें हो सकती है। तो बस मैंने एक्चुअली कॉलेज में जितने भी इवेंट्स थे, 2 महीने में ऑलमोस्ट मैंने 10 या 12 बार पिच किया था मेरे आइडिया को, और बहुत सारे लेवल क्रॉस करके हमारे कंपटीशन में हमारे कॉलेज में एक ड्रैगन्स डेन कंपटीशन होता है, तो उसके 3 लेवल्स क्रॉस करके मैं फाइनल्स में गई थी, और वहाँ पे मुझे 2,500 यूरोज का फंडिंग मिला। वाओ, दैट्स वेरी अमेजिंग। सो श्रेया, आपने स्टार्टिंग में जैसे कि आपने 2 साल पहले अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो आपने कौन कौन सी डिफिकल्टीज को फेस किया? मतलब मेरे को लगता है कि मैं काफी लकी थी उस एक एस्पेक्ट में कि मतलब मुझे ज्यादा डिफिकल्टी ऐसे इनिशियली फेस नहीं करनी पड़ी। मुझे पता है कि मतलब
क्वेश्चन, मतलब पहला जो प्रॉब्लम जो होता है वो हमेशा होता है कि काम कैसे मिले और पैसा कैसे आएगा, और मतलब Yes. कि मतलब कि बस शुरू कैसे करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। लेकिन मेरे लिए एक चीज जो काम कर गई थी वो थी मेरी वायरल पोस्ट। तो मेरी जब पोस्ट वायरल हो गई थी लिंक्डइन पे, तो मेरे को काम मिला, तो मुझे एक हिंट मिल गया कि ठीक है, अगर मैंने अच्छा कंटेंट डाला तो लोग देखेंगे, लोगों को पता है कि अच्छा कंटेंट क्या होता है, और लोग फिर मुझे मैसेज करेंगे कि तुम अच्छा लिखते हो, और फिर कि क्या हमारे लिए भी सेम चीज हो सकती है, क्या हमारे लिए भी कंटेंट लिख सकते हो। और मतलब वो मैंने पिकअप कर लिया। मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी कि मतलब कभी कभी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, कभी कभी चीजें हो जाती है, लेकिन फिर भी हम पिक नहीं कर पाते कि हम उसका आगे क्या करें। तो आई थिंक मतलब मेरे को जो प्रॉब्लम या फिर जो चैलेंजेस मेरे थे वो थे कि अब इसका मैं क्या करूं, मतलब अब मुझे पता है लेकिन अब मैं क्या करूं। तो मैंने बहुत सारा मतलब एक्सपेरिमेंट किया लिंक्डइन के साथ, अलग अलग चीजों के बारे में लिखा, अलग अलग टाइम पे पोस्ट किया, अलग अलग लोगों से बात की, और मतलब मैंने बहुत खुद की तरफ से मैंने बहुत एफर्ट डाला कि मैं समझूं कि मेरे लिए क्या काम करता है। क्योंकि मैंने देखा लोग क्या कर रहे हैं लिंक्डइन पे, लेकिन मेरे को रियलाइज हुआ कि जो उनके लिए काम करता है वो शायद मेरे लिए नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने मतलब बहुत टाइम डाला, और वो टाइम की वजह से मेरे को बहुत सारे रिटर्न्स मिल रहे हैं अभी। तो एक चैलेंज जो होगा वो ये है कि बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज को टाइम लगता है। अगर वो पहली बार हो गई तो ये जरूरी नहीं कि वापस भी होगी। तो बस करते Yeah. रहो और पेशेंस रखो, और कुछ नहीं। या जैसा कि आपने बताया कि आपको लिंक्डइन के सीईओ के साथ मिलने का मौका मिला, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, और जैसे कि वो पोस्ट वायरल हो गई, तो आपको नेटवर्क मिल गया, अपॉर्चुनिटी नेटवर्क दोनों का आपको मिल गया। ओके, दैट्स वेरी अमेजिंग। सो श्रेया, आपने अपने सबसे पहले क्लाइंट या फिर अपने स्टार्टिंग के जो पहले 5 क्लाइंट्स थे उनके साथ कांटेक्ट कैसे बढ़ाया? क्योंकि बाद में तो हमें मिल ही जाते हैं क्लाइंट्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो मिलते हैं ना, उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो हमारे ऑडियंस जो है, या फिर जो हमारे ऑडियंस जो फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? तो मतलब मुझे मेरे पहले क्लाइंट तो मेरे को मेरे लिंक्डइन पोस्ट से मिले थे, जो पोस्ट वायरल हुआ था उससे मेरे को बहुत सारे मैसेजेस मिले थे, लेकिन मतलब मेरे 4 क्लाइंट उससे कन्वर्ट हुए थे। और वो 4 क्लाइंट मतलब मुझे समझ आ गया कि ठीक है काम कैसे होता है, क्योंकि हर एक क्लाइंट अलग था, हर एक क्लाइंट अलग कंट्री से था, सब इंडियंस नहीं थे। तो काफी कुछ लोग, एक पर्सन इंडिया से था, एक पर्सन कतार से, दूसरा 2 लोग यूएस से थे। तो सबका टाइम अलग होता है, सबकी मतलब एक्सपेक्टेशंस अलग होती है कंटेंट से, उनको क्या चाहिए और मतलब उनका क्या क्वालिटी का स्टैंडर्ड रहता है, वो सब अलग होता है। तो वो मुझे बहुत समझ आया कि ठीक है वो कैसे अलग अलग क्लाइंट के साथ डील करना है। और इवेंचुअली फिर मैंने मतलब मैं ज्यादा कुछ कर नहीं रही थी मेरे कंटेंट के लिए या क्लाइंट्स ढूंढने के लिए, क्योंकि मतलब मैंने जस्ट कॉलेज शुरू किया था, मैं जस्ट डबलिन मूव हुई थी, तो मैं ज्यादा फोकस नहीं कर रही थी लिंक्डइन पे। लेकिन धीरे धीरे और काम आने लगा, और मेरे को समझ आ गया कि ठीक है अभी मेरे को अगर मेरे को सीरियसली करना है तो मेरे को मेहनत तो करनी पड़ेगी। और फिर मैंने एकदम मतलब बहुत ज्यादा पोस्टिंग और लिंक्डइन पे फोकस किया, और अभी सब बेटर है। वाओ, दैट्स कूल। जैसा कि श्रेया आपने बताया कि आपने जस्ट कॉलेज स्टार्ट की थी और आपने स्टार्ट कर दिया, ये दूसरों के लिए ये चीज अच्छी रहेंगे कि वो कॉलेज में ही स्टार्ट कर दिया, फिर कॉलेज खत्म करने के बाद स्टार्ट करे? फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज है मतलब जो कोई भी कहीं से भी कर सकता है, तो वो तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप स्टूडेंट हो, आप काम भी कर रहे हो, या मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो, तभी भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, वो उसकी बेस्ट बात है। मैं सजेस्ट करती हूँ कि स्टूडेंट के मतलब जब आप स्टूडेंट हो तभी भी आपको थोड़ा सा फ्रीलांसिंग का अगर मौका मिले और आपको इंटरेस्ट है तो आपको कर लेना चाहिए। ज्यादा काम लेने की जरूरत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मतलब पैसे बनाने का एक्सपेक्टेशन नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन वो आइडिया होना चाहिए कि मतलब मैं एज अ स्टूडेंट मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, और वो एक्सपीरियंस जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट होने का बेनिफिट एक होता है कि मतलब हम यंग होते हैं, तो हमारे पास ज्यादा टाइम होता है चीजें समझने के लिए, चीजें मतलब गलतियां करने के लिए और हमारी गलतियों को सुधारने के लिए। तो अगर अभी मैंने शुरू कर दिया तो मतलब जब तक मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा, मतलब 4 साल बाद
मैं प्रिपेयर रहूंगी, मुझे पता यस। है कि क्या करना है, मुझे पता है कि कंटेंट फील्ड में क्या होता है और मेरे पास काम रहेगा दिखाने के लिए। अगर मैं जॉब भी ढूंढ रही हूँ, अगर मैं दूसरे क्लाइंट्स को ढूंढ रही हूँ, तो मैं बता सकती हूँ कि मैंने ये किया है, और मैंने ये किया जब मैं स्टूडेंट थी, मैंने ये किया जब मैं बाकी कॉलेज के एक्टिविटीज में भी थी, जब मैं एग्जाम्स दे रही थी, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, तभी भी मैंने ये किया। तो वो सब चीजें मतलब सिर्फ काम से ज्यादा वो सब चीजें मतलब मेरे स्किल्स को भी मतलब थोड़ा मेरे को दिखाने का मौका मिलता है कि ठीक है, मेरे को मैं टाइम भी अच्छे से मैनेज करती हूँ, मैं अलग अलग प्रायोरिटी संभाल लेती हूँ, एग्जाम्स के साथ भी मैं काम कर सकती हूँ। तो वो सारी चीजें बोलने से नहीं आती है, लेकिन अगर मैं किसी को बोलूँ कि मैं स्टूडेंट फ्रीलांसर थी, तो वो अलग ही इम्पैक्ट लीव करता है। तो अगर आप स्टूडेंट के जैसे स्टूडेंट होकर भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं तो करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। यस यस राइट। सर श्रेया, जैसा कि आपने बताया कि आप एग्जाम भी दे रही थी और भी कॉलेज में तो बहुत सारे काम होते हैं, असाइनमेंट वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आप स्टडी और अपना फ्रीलांसिंग का काम जो भी बिजनेस आप करते हो वो हैंडल दोनों कैसे करती है? ये सबके लिए इजी तो नहीं रहेगा। और आपने बताया कि आप इंडोनेशिया से हैं, तो वहां पर इतनी सारे इवेंट्स, इतने सारे फंक्शंस एक्सेट्रा। हाँ, मैं आयरलैंड में हूँ। मैं आयरलैंड में हूँ। ओह सॉरी। तो हाँ मतलब यहाँ पे मैं मतलब पहले जब मैंने फ्रीलांसिंग शुरू किया था तो काम काफी कम था, तो मैं मैनेज कर पाती थी। लेकिन इवेंचुअली मतलब जब थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा और क्लाइंट्स होने लगे और काम आने लगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। और मतलब 1-2 महीने मैंने बहुत मतलब मैं कॉलेज से आती थी शाम को और फिर मैं रात तक बैठ के काम करती थी, फिर सुबह उठ के कॉलेज आती थी। वो मैंने किया था 1-2 महीने के लिए, लेकिन फिर मैं बहुत थक जाती थी, मुझसे फिर एक भी काम ठीक से नहीं होता था और मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि दोनों भी छोड़ नहीं सकती थी मैं। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मतलब मैं मेरा वीक डिवाइड कर दूंगी। तो मैंने वीकेंड्स पे काम करना छोड़ दिया, वीकेंड्स पे मैं सिर्फ अपना कॉलेज का काम करती थी और वीकडेज को मैं आके वापस मेरा काम खत्म करती थी। और फिर मुझे टाइम मिल जाता था, अपने लिए भी टाइम मिल जाता था, मतलब सोने के लिए और मतलब काम से दूर और पढ़ाई से दूर। तो वो मतलब बस वो मेरे वीक को ब्रेक डाउन कर दिया मैंने, तो मतलब वो ठीक हो गया। या जस्ट लाइक द हाँ। प्रायोरिटी को सेट कर दिया। यस ओके, दैट्स कूल। सो श्रेया, जैसा कि आपने बताया कि आपने इतना सारा काम कर रखा है, तो आपने, आपके पास टीम है, तो आपने अपनी टीम को मैनेज कैसे करती है और आपने टीम बिल्डिंग कैसे की, अपना नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाया जिससे कि आपको टीम तो मिल सके मेरे अच्छी? टीम को मैंने सोचा नहीं था कभी कि मेरा प्लान नहीं था ऐसे टीम बनाने का। लेकिन एक पॉइंट पे मतलब मेरे को काफी काम आने लगा और मेरे को पता चला कि मतलब टीम होने के भी बहुत सारे फायदे होते हैं। और अगर टीम होती है तो मतलब मैं ज्यादा काम ले भी पाती हूँ, ज्यादा काम कर भी पाती हूँ और अलग अलग काम भी कर पाती हूँ, क्योंकि अभी मेरे टीम में मेरे पास डिजाइनर्स है, वीडियो एडिटर्स हैं। तो वो लोग अलग काम कर यस। पाते हैं जो मेरे काम के एडिशन में मैं सर्विसेज दे सकती हूँ। तो अभी तक मैं सिर्फ कंटेंट राइटिंग दे रही थी, तो अभी मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी ऑफर कर सकती हूँ। तो वो सब चीजें मतलब मेरे को मतलब वो मोटिवेशन मिला कि हाँ ठीक है, कुछ अलग होता है, टीम से फायदा होता है और टीम से अपना ही यूनिक फायदा होता है जो सिर्फ मैं अकेले नहीं कर सकती। तो मैंने मतलब ज्यादा सोचा नहीं था, मैंने कुछ ऐसा हायरिंग सिस्टम तो नहीं रखा था। लेकिन बस मैं लिंक्डइन पे देखती थी कि ठीक है, कौन अच्छा लिख रहा है, कौन अच्छा डिजाइनिंग कर रहा है। और वैसे भी मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज भी करते थे कि मतलब कुछ काम है तो मेरे को लिखना है। तो मैं उनसे हमेशा सैम्पल्स मंगवा लेती थी ईमेल पे, और फिर मैं उनका जैसे जैसे काम आया तो मैं किसी ना किसी को दे देती थी। और फिर इवेंचुअली मतलब मैंने 5-6 लोगों के साथ काम किया और फिर मेरे को मतलब एक पर्सन मेरे को पसंद आया या फिर 2 लोग पसंद आए, तो मैंने उनको ही और काम देना शुरू किया। और फिर इवेंचुअली मतलब वो बेसिकली मेरे टीम हो गए थे। अभी जो भी काम आता है, अगर कुछ है तो मैं उनके साथ शेयर करती हूँ। ओके दैट्स कूल। अगर गाइस आपको किसी भी टाइप की सर्विस है जैसे कि कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, तो आप श्रेया का कांटेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आप श्रेया में आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल इधर मेंशन कर सकता हूं डिस्क्रिप्शन में? सो गाइस, मैंने श्रेया की प्रोफाइल मेंशन कर दी। अगर आप कोई भी टाइप की सर्विस चाहे तो आप श्रेया का कांटेक्ट कर सकते हैं। सो श्रेया, जैसे कि आप कई बार ऐसा होता है ना कि कोई क्लाइंट आ जाते हैं जैसे कि जिनको सर्विस नहीं पसंद आती, या फिर स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं तो उनको थोड़ी हमें दिक्कत रहती है क्योंकि हम एकदम प्रो प्लेयर्स नहीं होते हैं। तो आपने वो सब कैसे हैंडल किया? तो मतलब ज्यादा तो मुझे ऐसे मुश्किल हुई नहीं, क्योंकि मैं हमेशा मेरा काम तो पहले से ही शेयर करती थी। जब मैं न्यू राइटर थी तभी भी मैं
मेरा मतलब मेरे पुराने सोशल मीडिया पोस्ट, मतलब कुछ फेसबुक पे पोस्ट डाल दिया या लिंक्डइन पे पोस्ट डाल दिया, तो मैं वो लिंक्स शेयर कर देती थी ताकि उससे प्रूफ मिल जाता था कि मतलब मेरा राइटिंग स्टाइल कैसा है। तो एक बार वो क्लाइंट ने देख लिया तो वो ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, उनको पता रहता है कि ठीक है ऐसा टाइप का कंटेंट मिलेगा हमें। लेकिन कभी कभी फिर भी हो जाता है कि क्लाइंट को बिल्कुल चीजें पसंद नहीं आती और मतलब सब कुछ फिर चेंज करना होता है। तो ये एक दो बार मैंने मतलब मेरे को प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने समझ लिया कि मतलब ये एक बहुत बड़ी इशू है और इसमें सिर्फ इसका एक ही सोल्यूशन है कि अगर हम कम्युनिकेट बेटर करें क्लाइंट के साथ तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो अभी जो भी मैं लिखती हूँ, मैं पहले मेरे क्लाइंट को एक आउटलाइन भेजती हूँ कि अगर आर्टिकल है तो मैं इस आर्टिकल में ये 4 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी। अगर कोई सोशल मीडिया का पोस्ट है तो मैं भेज देती हूँ कि ठीक है ये फीचर्स के बारे में बात करूंगी। तो उस वे से क्या होता है कि क्लाइंट को पहले ही पता रहता है कि मैं क्या लिखने वाली हूँ, फिर वो कंफर्म करेंगे तो ही मैं शुरू करती हूँ काम, नहीं तो वो फीडबैक दे सकते हो और फिर मैं चेंज करूंगी तो उसके हिसाब से मतलब मैं उसके हिसाब से कंटेंट लिख सकती हूँ। एक स्टेप कम हो जाता है, ऐसा नहीं है कि मेरे को पूरा कंटेंट लिख के फिर मेरे को फीडबैक मिलता है, मेरे को मतलब मुझे पहले ही मिल जाता है। एक बार कंफर्म हो गया आउटलाइन, फिर मैं जो भी लिखूँ वो तो क्लाइंट के कंफर्मेशन के बाद ही है, तो वो इजी हो जाता है। फिर क्लाइंट को पता है कि एग्जैक्टली उनको क्या मिलने वाला है एंड में। यस दैट्स राइट। सो गाइस अगर आप भी ये टिप्स फॉलो कर सकते थे, क्योंकि कैसा होता है कि अगर आप लाइफ में दूसरों की सिर्फ सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे ना तो उससे आपको कुछ बहुत सीखने को मिलता है, नो डाउट, लेकिन इतना कुछ नहीं मिलता। जैसे कि आप अभी श्रेया ने बताया कि उनको किस किस टाइप की मिस्टेक हुई, सो उससे आप हैंडल कर सकते हैं फ्यूचर में अगर उस टाइप की मिस्टेक अगर आपके साथ हो। तो श्रेया मैंने आपकी वेबसाइट में भी देखा था कि आपने कुछ लिखा था कि 45 डेज में आप इंस्टाग्राम के फॉलोवर डबल कर सकती है, तो आप क्या कुछ उसके रिलेटेड टिप्स देना चाहेंगे? मैं डबल कर सकती हूँ ऐसा नहीं, मतलब मैंने एक क्लाइंट के लिए हुआ था ऐसा। मैंने एक क्लाइंट के लिए काम किया था तो उनका फॉलोइंग डबल हो गया था कंटेंट के थ्रू, प्रमोशंस के थ्रू, बहुत सारी एक्टिविटी और कॉम्पिटिशन्स हमने किए थे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक टिप नहीं है। अभी मैंने मेरा खुद का इंस्टाग्राम मैंने 1-2 महीने पहले ही शुरू किया और मतलब अब तक तो मैं सिर्फ लिंक्डइन पर ही फोकस करती थी, अब मैंने इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी शुरू किया है। और इंस्टाग्राम पे मेरे को मतलब मुझे एक चीज समझ आई है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बात एक ही है कि बस कंटेंट पोस्ट करते रहो और जो भी कंटेंट है उसका हमेशा मतलब रीडर मतलब जो भी देखता है ऑडियंस को वैल्यू मिलना चाहिए बस। तो अगर ऑडियंस को वैल्यू मिले तो उनको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन से प्लेटफॉर्म से वैल्यू मिल रहा है। अगर उनको आपसे वैल्यू मिल रहा है और वो वैल्यू कहीं और नहीं है, आपकी स्टोरी है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, तो आपको लोग फॉलो करेंगे, तो आपको लोग मैसेज करेंगे और आप में लोगों को इंटरेस्ट आएगा। तो बस मतलब एक ही ट्रिक है कि बस कंटेंट क्रिएट करो, कंटेंट पोस्ट करो और बस बहुत टाइम तक करते रहो। स्टिक मतलब एकदम उस पे स्टिक करो आपके शेड्यूल से और 1-2 साल तक बिल्कुल छोड़ो ही मत, तो करते ही रहो बस और रिजल्ट्स आएंगे। यस जैसा कि दोस्तों गाइस श्रेया ने बताया कि कंटेंट पोस्ट करो, आपको छोटे से छोटी भी चीज भी कोई आती है जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग हो गई, कंटेंट राइटिंग हो गई या फिर कोई भी, आप पोस्ट कीजिए। आपको शुरुआत में ठीक है क्लाइंट नहीं मिलेंगे और आपको सभी जगह के जैसे वायरल करना है तो उसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं गैरी वी 64 पीस ऑफ कंटेंट इन अ डे, जिसमें गैरी वी एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है जो आपको सिखाते हैं कि 64 पीस ऑफ कंटेंट एक दिन में कैसे बनाए। सो श्रेया जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं तो आपका इंग्लिश भी बहुत ही अच्छा होगा, तो इंग्लिश के रिगार्डिंग भी कुछ टिप्स दीजिए। तो मेरा इंग्लिश मतलब लकीली मतलब मेरे को इंग्लिश बोलने की आदत बहुत पहले से थी। मतलब मेरे बचपन से मैं बहुत इंग्लिश बुक्स पढ़ती थी और मैं बहुत बात करती थी इंग्लिश में, तो मुझे लैंग्वेज में या तो मतलब बोलने में या लिखने में ज्यादा कभी इश्यूज हुए नहीं थे। तो मतलब मेरा एक टिप जो है वो है कि इंग्लिश में मतलब अगर बोलने के लिए कभी भी इम्प्रूव करना है तो हमेशा वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो सकता है। आप जितना भी कोई बुक पढ़ लो कि इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करते हैं, जितना भी कोई बुक पढ़ लो कि मतलब ग्रामर कैसे इम्प्रूव करते हैं, वो सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको स्पीकिंग इम्प्रूव करना है तो आपको इंग्लिश में ही मतलब बात करनी चाहिए हर टाइम, अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, बाहर जाके, अभी नहीं, अभी बाहर मत जाओ, लेकिन मतलब जब आप दुकान पे जाते हो या मतलब कोई मॉल में हो, मतलब जनरली इंग्लिश में बात करो
क्योंकि फिर वो बात करने से वो कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और फिर जब दूसरे लोग आपको रिप्लाई कर रहे हैं इंग्लिश में तो आपको और समझ आती है कि ठीक है बात कैसे करनी है इंग्लिश में। तो प्रैक्टिस बेस्ट तरीका है। और राइटिंग के लिए भी सेम है, राइटिंग के लिए भी कोई भी बुक काम नहीं करेगी। आप लिखो, खुद से लिखो, और मतलब आपके फ्रेंड से पूछो, शायद आपके कोई फ्रेंड जिसको इंग्लिश अच्छे से आती हो उनको पूछो कि कुछ गलत दिख रहा है, कैसे इम्प्रूव करूं, क्योंकि उनको पता है कि आप क्या इश्यूज, आपको क्या इश्यूज हो रहे हैं, बिकॉज मतलब वो आपसे ज्यादा बात भी करते हैं तो उनको समझ भी आएगा। तो उनकी हेल्प लो, और आपके फ्रेंड्स हेल्प भी करेंगे, मतलब ज्यादा डरो मत उससे। तो बस सब दोनों चीजें प्रैक्टिस से ही होती है। सो थैंक यू सो मच श्रेया फॉर इट। ये टिप्स मैं भी ट्राई करूंगा। तो या तो श्रेया, आप अपनी हमारी ऑडियंस को कोई बुक सजेस्ट करना चाहेंगी जिससे कि उनको अपने फ्रीलांस करियर में बड़ा सक्सेसफुल बनने में हेल्पफुल हो, या फिर अपने बिजनेस में? राइटिंग के लिए मेरे पास 2 बुक है, 2 इंग्लिश बुक्स रिकमेंडेशन है। एक है कैशवर्टाइजिंग, उसमें मतलब बहुत सारे कॉपी राइटिंग के टिप्स है। तो मैं मतलब अगर आपको एड की कॉपी लिखनी है या कंटेंट मतलब बैनर्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए, तो उसमें बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स हैं। और एडिटिंग के लिए मैं एक बुक रेकमेंड करती हूँ, ऑन राइटिंग। तो उसमें बहुत सारी टिप्स है अबाउट, मतलब एक बार आपने कंटेंट लिख दिया तो उसको और कैसे इम्प्रूव करो, उसमें कमियां कैसे खुद से ढूंढ के और फिर उसको कैसे करेक्ट करो। तो उसमें वो बहुत सारी टिप्स हैं। तो 2 बुक्स हैं, एक कैशवर्टाइजिंग और एक ऑन राइटिंग। ओके श्रेया, थैंक यू सो मच फॉर इट। सो श्रेया, एकदम हम एंड फेज में है हमारे पॉडकास्ट के। तो मेरी मोस्ट ऑफ जो ऑडियंस है ना, वो स्टार्टअप करना चाहती है या फिर फ्रीलांसिंग करना चाहती है, जो मोस्ट ऑफ 17, 18 या 19 ईयर्स ओल्ड है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए आप प्रो टिप्स कौन सी देना चाहेंगे? अगर आप यंग हो तो ज्यादा सोचो मत कि आप यंग हो। मतलब जब भी आपको कुछ करना है, आपका माइंड है कि ठीक है मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, मुझे वेब डेवलपमेंट करना है, मुझे वीडियो एडिटिंग करना है, मुझे कंटेंट लिखना है, आपको जो भी करना है आप एकदम मतलब अपना मन बना लो। और कभी भी ये मत सोचो कि मतलब अब तो मैं सिर्फ 16 साल का हूँ, मैं सिर्फ 18 साल की हूँ, क्योंकि उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी शुरू करता है तो मतलब बेसिक से ही शुरू करता है। और आप यंग हो तो आपका एज आपके साइड पर है एक तरीके से, क्योंकि आप ज्यादा गलतियां कर सकते हो, आपके पास ज्यादा टाइम है वो सुधारने के लिए। तो जब तक आप 20-25 साल के हो जाओगे तब तक आप एक्सपर्ट हो जाओगे उसमें, क्योंकि आपके 10-15 साल की एक्सपीरियंस हो जाएगी। तो ज्यादा सोचो मत, और आपको जब शुरू करना है मतलब तब शुरू कर दो। और जो कोई भी मतलब कुछ भी बोले ज्यादा मत सुनो, आपको जो करना है वो करो, और बस मतलब करते रहो, क्योंकि अगर उसको टाइम दोगे, एफर्ट दोगे तो खुद इम्प्रूव होंगे, आप खुद इम्प्रूव भी होगी और आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो ये मेरे टिप्स है कोई भी यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। यस, दैट्स कूल। जैसा कि श्रेया ने बताया, ऐसे ही हमारे पॉडकास्ट का नाम, शो का नाम ही मैंने ऐसा रखा है कि स्टार्ट टुडे। आपको जस्ट आज स्टार्ट करने की जरूरत है। सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेने की जरूरत है। यस, तो प्रो टिप्स जो मैंने श्रेया से सीखी वो है कंसिस्टेंसी रखनी है, आज ही स्टार्ट करना है, और प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे कि हम अपने काम में प्रो प्लेयर बन सके। सो थैंक यू सो मच श्रेया फॉर कमिंग हियर। So guys, see you in the next episode. We will grow together. Bye bye.